हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ कंपटीशन बुक के ग्राम समाज एवं विकास के बुक के बारे में। और इसमें जो है पहला और दूसरा चैप्टर हो चुका है। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर 3, ठीक है, जो कि होगा ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे योजना क्या होती है और ग्राम विकास के लिए योजना किस तरीके से बनाया जाता है और उसकी आवश्यकता क्या क्या है योजना की बनाने की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे, सैद्धांतिक देखेंगे इसकी चीज़ों में, और तकनीक भी देखेंगे योजना के बारे में। ग्राम विकास की योजना की प्रणालियाँ देखेंगे। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन और आंसर पर विश्लेषण करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। और इसके पहले जो है पहला और दूसरा चैप्टर जो हो चुका है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अध्याय 3 ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन। और सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन के जो है 2 भाग हैं, एक योजना और एक प्रबंधन। ठीक है, 2 भाग होते हैं ग्राम विकास योजना के। अब उसमें हम सबसे पहले योजना के बारे में बात करेंगे। तो योजना जो है योजना भाग के तहत जो है ग्राम विकास के लिए योजना प्रक्रिया, बहुस्तरीय योजना, जिला योजना, खंड स्तरीय योजना और ग्राम स्तरीय योजना शामिल होता है। ठीक है, तो इन सब बारे में एक एक करके विश्लेषण करेंगे। ग्राम विकास के लिए योजना जो है पहले हम बात करते हैं। तो कुछ विगत वर्षों में जो है ग्राम विकास योजना को काफ़ी महत्व मिला है, जिसका कारण है विकास का लाभ समाज के अधिकांश वर्गों तक नहीं पहुंच पाना। ठीक है, योजना की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो योजना जो है समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाइयों की जो है रूपरेखा बनाने की एक प्रक्रिया होती है। और योजना निर्माण जो है अनिवार्य क्रिया होती है, क्योंकि इससे हम निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत जो उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए सुस्पष्ट कार्यनीति बना सकते हैं। योजना को 2 वर्ग में जो है बांटा जा सकता है, एक है समृद्धि और दूसरा है वितरणात्मक न्याय। ठीक है, यहाँ समृद्धि का तात्पर्य होता है संसाधन उपयोग के निर्धारित स्तर पर जो है समय की प्रति इकाई में उत्पादन की वृद्धि से मतलब है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ बनता है। और उत्पादन में वृद्धि संसाधन की गुणवत्ता और मात्रा पर जो है निर्भर होती है। वितरणात्मक न्याय का तात्पर्य यह है कि समृद्धि समाज में होती है और बढ़ी हुई समृद्धि से प्राप्त लाभ को समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों में अधिक समानतावादी तरीके से वितरित किया जाता है। तो ये इसका अर्थ निकलता है वितरणात्मक न्याय का। भारत में योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारत अपनी जो है विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। और इसकी विशेषता क्या है? आय और परिसंपत्ति के स्वामित्व में जो है असमानता। ठीक है, यानी कि जो आय है और परिसंपत्ति के स्वामित्व का भाग जो होता है उसमें बहुत सारी असमानताएं पाई जाती हैं। और इसके अलावा क्षेत्रीय असमानताएं हैं और क्षेत्रों के विकास से जुड़ी जो है समस्याएं भी हैं। तो इसलिए जो है योजना की आवश्यकता पड़ती है भारत में। योजना के सिद्धांत और तकनीक की बात करें तो सामाजिक न्याय की संकल्पना में समृद्धि योजना मॉडलों को अलग अलग क्षेत्रों अथवा स्थानिक क्षेत्रों को भी उनके साँचे में जो है ढांचे में शामिल किया जाने लगा। ठीक है, और इसके बाद क्षेत्रीय विकास योजना सिद्धांत की बात करेंगे। तो औद्योगिक रूप से विकसित पश्चिमी देशों में क्षेत्रीय विकास संबंधी दृष्टिकोण मुख्य रूप से समृद्धि मुखी थे। उनमें यह कल्पना की गई थी कि आधुनिक क्षेत्र कार्यों द्वारा उच्च समृद्धि दर प्राप्त की जा सकती है। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में उच्च समृद्धि पैदा करने की अवधारणाएं जो है भिन्न भिन्न विकास सिद्धांतों माया मॉडलों में जो है अलग अलग थी। अब विकास सिद्धांत और संबद्ध योजना के मॉडल देख लेंगे, दृष्टिकोण। तो सिद्धांत पहला कॉलम में होगा, दूसरे में उससे संबद्ध जो नीति योजना मॉडल और दृष्टिकोण देखेंगे। तो पहला है आर्थिक आधार गुणांक सिद्धांत, और ये संबद्ध नीति जो इससे था आर्थिक आधार मॉडल यानी गुणांक विश्लेषण इससे किया गया। दूसरा व्यापक आर्थिक समृद्धि, जिसमें जो है पहला था आदान उत्पादन मॉडल और दूसरा है 3 वर्गीय योजना मॉडल, क्षेत्र को या फिर अथवा उद्योगों के लिए वृद्धिमान पूंजी उत्पादन अनुपात, ये इसके बारे में जो दृष्टिकोण था। ठीक है, तीसरा है सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण और चौथा है पूंजीगत निवेश पर वापसी की आंतरिक उच्च दर उच्चतम सीमा तक बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य रहा। इसके बाद तीसरा है ध्रुवित विकास यानी कि विस्तार सिद्धांत, केंद्रीय स्थान सिद्धांत और नोदक फर्म की संकल्पना। ठीक है, इसमें जो है देखेंगे तो समवृद्धि ध्रुव केंद्र की कार्यनीतियों में पहला मध्य आकार के शहर प्रमुख शहरों की ओर पलायन रोधक रूप में कार्य करना। दूसरा निम्न स्तर के विकास हेतु केंद्र बिंदुओं के तौर पर निम्न स्तर पर जनसंख्या केंद्र। ठीक है, इसके बाद चौथा आता है
आधुनिक नव क्लासिकी और मार्क्सवादी अवस्था सिद्धांत। और इसमें जो है त्वरित शहरी आधार, द्विक्षेत्रक समृद्धि मॉडल, बड़े पैमाने की पूंजी प्रधान संसाधन आधारित जो है परियोजनाएं जो है इसका योजना मॉडल या दृष्टिकोण था। पांचवा आता है सिद्धांत जो है वो कृषि भूमि उपयोग सिद्धांत है। और इसमें जो है वान घुनेन मॉडल फेमस है, जो कि कृषि भूमि उपयोग जोन में जो है विभागीकरण या क्षेत्रीकरण या का स्थानीय लाभों सहित जो है इसका दृष्टिकोण रखा गया था। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में समृद्धि जो है आधुनिक क्षेत्र कार्यों अथवा समृद्धि ध्रुवों द्वारा विकास की प्रक्रिया का विस्तार जो है कर उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है। इसके बाद आर्थिक आधार सिद्धांत क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में स्थानीय संसाधनों की भूमिका को मानते समय इस बात पर बल देते हैं कि उच्च समृद्धि प्राथमिक अथवा निर्यात के लिए माल उत्पादन करने संबंधी विनिर्माणी कार्यों से प्राप्त किया जा सकता है। व्यापक क्षेत्रीय असंतुलन, आय की असमानता, समृद्धि की निम्न दर के साथ कृषि अर्थव्यवस्था और अत्यधिक बेरोजगारी एवं अल्प बेरोजगारी विकासशील देशों से लक्षण होते हैं। ग्राम विकास की योजना के प्रणालियों के बारे में बात करेंगे तो विशेषकर चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में लघु स्तर योजना प्रणाली विकसित करने की दिशा में पर्याप्त काम हुआ है। योजना आयोग ने जिला योजनाओं का निर्माण पर बल दिया और जिला योजना बनाने में संबंध में जो है दिशा निर्देश एवं सुझाव दिया गया। जिला योजना के निर्माण का उद्देश्य जिला के उप क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले दीर्घकालिक आर्थिक कार्यकलापों और प्राकृतिक संसाधन का विकास संरक्षण करने के लिए जो है भावी 15 से 20 वर्षों में किए जाने वाले उपायों का निर्धारण करना इसका मेन सिद्धांत रहा। आधारिक संरचना सुविधाओं और सामाजिक सेवाओं का निर्माण करना इसका मेन सिद्धांत। इसके बाद कस्बों और शहरों की समृद्धि को इस तरीके से प्रोत्साहित करना है जो जिले को पूर्व निर्धारित दिशा में विकास करने में सहायक हों। तात्कालिक समस्याओं, अल्पकालिक प्राथमिकताओं और उपलब्ध संसाधनों की मौजूदा परिस्थितियों के विश्लेषण एवं यथार्थ मूल्यांकन के आधार पर अगले 5 वर्षों तक या 1 वर्ष के लिए एकीकृत कार्य योजना तैयार करना भी इसका मेन प्रणाली रही है। अब समृद्धि केंद्र दृष्टिकोण की बात करेंगे तो समृद्धि केंद्र दृष्टिकोण के पीछे बुनियादी तर्क यह है कि आधारिक संरचना संबंधी सुविधाएं पैदा करने के लिए बढ़ते हुए संसाधनों को इन क्षेत्रों की ओर से ले जाने से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। योजना में सुविधाओं का निर्धारण जो है जनसंख्या के न्यूनतम स्तर को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ग्रामीण समृद्धि केंद्र की संकल्पना का अभिप्राय निवेश के लिए आदर्श स्थान का पता लगाना और संबंधित क्षेत्र में उत्प्रेरित समृद्धि के लिए केंद्रित रूप से काम करना है। अवस्थिति निर्धारण सिद्धांतों के केंद्रीय स्थान सिद्धांत द्वारा इस दृष्टिकोण को मुख्य आधार प्रदान किया गया था। अवस्थिति निर्धारण सिद्धांत में जो है स्थानिक कारकों का महत्व और इसके बाद इस पर बल दिया जाता है। ठीक है। केंद्रीय स्थान सिद्धांत में उन समृद्धि केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो उनके आसपास के स्थानों में समृद्धि पैदा करते हैं। इसके बाद क्षेत्र विकास दृष्टिकोण से बात करते हैं तो क्षेत्रीय विकास दृष्टिकोण समृद्धि केंद्र दृष्टिकोण का ही विस्तार रूप है और इस दृष्टिकोण में आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने में आर्थिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है। क्षेत्र का एकीकृत विकास न केवल पर्याप्त आधारित संरचना नेटवर्क के विकास पर निर्भर करता है बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के कारकों को उत्पादन आधारित संरचना के लिए किस तरीके से सक्रिय किया गया है। यह दृष्टिकोण क्षेत्र की गरीबी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्र कार्यकलापों के बीच और समृद्धि के स्थानिक पैटर्न के बीच भी संतुलन बनाए रखता है। अब बात करेंगे एकीकृत ग्रामीण विकास दृष्टिकोण। ग्राम विकास दृष्टिकोण की समस्याओं और ग्रामीण निर्धनता की समस्या से निपटने के लिए एक सरकारी नीति के संदर्भ में ग्राम विकास की नई कार्यनीति जो है एकीकृत ग्राम विकास दृष्टिकोण विकसित किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1978 से 83 तक था और इसके प्रारूप में एकीकृत ग्राम विकास संकल्पना का जो है उल्लेख किया गया है। अब विकास कार्यक्रम और परियोजनाओं के बारे में देखेंगे तो विगत कुछ दशकों में नियोजित और निष्पादित ग्राम विकास कार्यक्रमों को 2 भागों में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है क्षेत्र आधारित कार्यक्रम और दूसरा है लक्ष्य समन्वयी कार्यक्रम। सघन अथवा गहन कृषि जिला कार्यक्रम यानी कि IADP, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP और मरुस्थल विकास कार्यक्रम DDP ऐसे कुछ कार्यक्रम है जो इस क्षेत्र आधारित कार्यक्रम है। ठीक है।
लक्ष्य समूहोन्मुखी कार्यक्रम जैसे कि एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP ग्रामीण समाज के निश्चित वर्गों की तरक्की के लिए होता है। अब आगे हम परियोजनाओं के लाभ और हानियों के बारे में देखेंगे। तो उक्त परियोजनाओं के लाभ जो है देखते हैं पहले। विशिष्ट जनसंख्या समूह विकास संबंधी कठिनाइयों का पता लगाती है। बड़े पैमाने के प्रयासों का अनुभव प्रदान करने के लिए सीमित मात्रा में नौचारी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए गहन सामाजिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करती है। इसके बाद अगला है चुनिंदा प्राथमिकताओं पर संसाधन केंद्रित करती है। विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करती है। इससे कुछ हानियों का भी विवरण नीचे दिया जा रहा है, जैसे कि समग्र संरचनाओं की अवहेलना करती है, असमान रूप से विकसित होती है और बहुधा सामाजिक संरचनात्मक संस्थानिक चरों की अनदेखी भी करती है। हस्तक्षेप की विभाजित इकाइयों के रूप में कार्य करती है। अंतः क्षेत्रों का सृजन करती है। सदैव अस्थायी विकास करने में असमर्थ होती है। तो ये कुछ हानियाँ इसके बारे में हो गई। आगे हम बात करेंगे भारत में ग्राम विकास योजना के बारे में। अब इसमें जो है सन 1944 की बात करें तो इसमें कुछ प्रमुख उद्योगपतियों ने एक प्रलेख जो कि उसका नाम था ए ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया प्रकाशित किया था और 1934 में एन विश्वेश्वरैया ने 10 वर्षीय योजना प्रकाशित की थी, जिससे राष्ट्रीय आय दोगुनी करने का लक्ष्य जो है रखा गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है। 1934 में 10 वर्षीय योजना किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? एन विश्वेश्वरैया ने प्रकाशित किया था। इसके बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे जवाहरलाल नेहरू को भारत में योजना का निर्माता कहा जाता है। भारत की योजना प्रक्रिया में पहली 3 पंचवर्षीय योजनाओं को सर्वाधिक सक्रिय प्रावस्था के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब योजना के प्रारंभिक वर्षों की बात करते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो लागू हुआ था वो था 1951 से लेकर 1956 तक, पूरा 5 साल रहा था और इसमें जो है कार्यक्रम, लक्ष्यों और पर्यायों को एक साथ रखने की सरल क्रिया की गई थी और इसने जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं शुरू करके विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया था। इस योजना को जो हेरोल्ड डॉमर मॉडल भी कहा गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हेरोल्ड डॉमर मॉडल जो है मॉडल किस पंचवर्षीय योजना को कहा गया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना को कहा गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें जो है किस भारी उद्योग और पूंजीगत माल क्षेत्र में रोजगार वृद्धि को बढ़ाने पर जोर दिया गया था। ठीक है, यानी क्वेश्चन बनेगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में जो है ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया? तो भारी उद्योग और पूंजीगत माल क्षेत्र में ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया था। इस योजना को पीसी महालनोबिस मॉडल भी कहा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को समानता औद्योगिक योजना भी माना जाता है क्योंकि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, इसलिए इसको औद्योगिक योजना भी कहा जाता है। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना की सूचीबद्ध प्राथमिकताओं में जो है कृषि का प्रथम स्थान माना गया था, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता कृषि को दिया गया था, कृषि को अधिक ध्यान दिया गया था। वर्ष 1966-69 के बीच की अवधि को जो है वार्षिक योजना प्रावस्था अथवा योजना अवकाश की अवधि भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो इसके दौरान नई कार्यनीति पर कार्यान्वयन शुरू हुआ और कृषि में जो है हरित क्रांति के रूप में जाना गया। ठीक है, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का उदय हुआ था। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1980-85 में लागू हुआ था और इसमें भी जो है उसके मुख्य लक्ष्य के रूप में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को शुरुआत किया गया था, वो था छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसके बाद गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, बाद में इसे जवाहर रोजगार योजना में विलय कर दिया गया। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम पर इसमें जोर दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण जो था वो था पुनर्वितरण सहित समृद्धि। ठीक है, और सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी गरीबी उन्मूलन पर काफ़ी ध्यान दिया गया था। इस योजना में उद्योगों के आधुनिकीकरण की संकल्पना पर पुनः जो है बल दिया गया था। यह किस में हुआ था? सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य था भविष्य में उच्चतर विकास दर के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करना। नवीं पंचवर्षीय योजना में जो है उत्पादनकारी रोजगारों का सृजन करने एवं गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास पर बल दिया गया। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है, उत्पादन को बढ़ाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य क्रियाओं के विकास, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम जो है व्यवस्था पर बल दिया गया था। अब इसके बाद योजना प्रक्रिया की बात करें तो योजना प्रक्रिया निरूपित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम मार्ग के चयन और विकास की सजग प्रक्रिया होती है।
परिप्रेक्ष्य योजना क्या है, तो दीर्घकालिक समय सीमा की योजना को प्रक्रिया परिप्रेक्ष्य योजना कहते हैं। ठीक है, और परिप्रेक्ष्य योजना के ढांचे में दीर्घकालिक समय सीमा के लक्ष्य भी निर्धारित किए जाते हैं। भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी कि MNP और निर्धनता उन्मूलन ऐसे दो उदाहरण हैं जिन्हें इस संदर्भ में देखा जा सकता है। पंचवर्षीय योजना की बात करें तो भारत में योजना का मुख्य माध्यम जो था वो पंचवर्षीय योजनाएं थी। 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई और लगातार 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 1966-69 की अवधि में योजना अवकाश हुआ, जिसमें 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। इसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना जो आई वो 1974-79 को आई। एक वर्ष पहले ही 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया था। यानी कि अगर 5वीं पंचवर्षीय योजना चलती तो 1979 तक चलती, लेकिन 1978 में ही इसे समाप्त कर दिया गया। तो ये कुछ फैक्ट थे। इसके बाद योजना स्कीमों की बात करते हैं तो योजना को विभिन्न स्कीमों के माध्यम से जो है क्रियान्वित किया जाता है। स्कीमें जो है 3 प्रकार की होती हैं। पहला है केंद्रीय स्कीमें, दूसरा है केंद्र प्रायोजित स्कीमें और तीसरा है राज्य क्षेत्रक स्कीमें। ठीक है, चूँकि आर्थिक और सामाजिक योजना जो है समवर्ती सूची के विषय हैं, यानी कि आर्थिक योजना और सामाजिक योजना जो क्या है किस सूची के विषय आते हैं, तो समवर्ती सूची के विषय में आते हैं। इसलिए योजना स्कीमें जो है राज्य योजना में, केंद्रीय योजना में भी होती हैं। केंद्रीय योजना में 2 प्रकार की योजना स्कीमें होती हैं। पहला है केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमें और दूसरा है केंद्र प्रायोजित स्कीमें। केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमें वह होती हैं जिनका संपूर्ण वित्त पोषण और कार्यान्वयन जो है केंद्रीय सरकार एवं उनके संगठनों द्वारा किया जाता है। केंद्र प्रायोजित स्कीमें वह हैं जिनका वित्त पोषण पूर्णतः या अंशतः केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है और कार्यान्वयन जो है राज्यों एवं उनकी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए केंद्र की सहायता की सीमा अलग अलग होती हैं। कुछ मामलों में ये 100% होती हैं, जबकि कुछ मामलों में 75% या फिर 50% होती है। राष्ट्रीय स्तर पर योजना के लिए संगठन की बात करें तो योजना आयोग है। योजना आयोग देश में जो है योजना प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए एक तकनीकी निकाय था। सरकार द्वारा योजना आयोग की स्थापना जो है मार्च 1950 में किया गया था। योजना आयोग के मुख्य कार्य थे देश की सामग्री, पूंजी, मानव संसाधन का मूल्यांकन करना, ये इसका कार्य था। ठीक है, देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावकारी और संतुलित उपयोगों के लिए योजना बनाना, ये भी कार्य था। प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, तंत्र के रूप में निर्धारण करना आदि इसके कार्य थे। 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कार्य कर रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है नीति निर्धारण करने वाला सर्वोच्च निकाय है जो एकीकृत विकास प्रयास के रूप में संपूर्ण देश के लिए बनाई जाने वाली, कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं के लिए अवसर प्रदान करता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके सदस्य जो है मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य होते हैं। ठीक है, यानी अब योजना आयोग नहीं तो यहाँ पे नीति आयोग के सदस्य हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, राज्य स्तर पर योजना के लिए संगठन क्या क्या था, तो राज्य योजना विभाग बनाया गया। प्रत्येक राज्य में योजना आयोग विभाग है जो पंचवर्षीय योजनाएं, वार्षिक योजनाएं बनाने के लिए, योजनाओं के देख रेख यानी कि मॉनिटरिंग और अपने मूल्यांकन स्कंधों के माध्यम से सामान्य मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी होता है। योजना विभाग मुख्य रूप से राज्य में विकास प्रयास के समन्वय के लिए उत्तरदायी होता है। आर्थिक और सांख्यिकीय, जनशक्ति और मूल्यांकन विभाग की बात करें तो आर्थिक और सांख्यिकीय विभाग कार्यक्रमों की योजना बनाने तथा उनकी देख रेख करने के लिए राज्य और निचले स्तरों पर तकनीकी कार्मिक मुहैया कराता है। ठीक है, जिला योजना जो है विकेंद्रीकृत ढांचे में, जिला योजना एक प्रकार की क्षेत्र आधारित योजना है। जिला योजना की जरूरत प्रशासन की मध्यवर्ती इकाई अर्थात जिला स्तर पर संभावनाओं के अधिक ब्यौरेवार विश्लेषण से राष्ट्रीय और राज्य योजनाओं की कमी पूरा करने के लिए अनुकूल बनाने के लिए निवेश संबंधी निर्णय लेने में सहायक होगी। जिला योजना की अवधारणा और विस्तार, तो देखिए जिला योजना अनिवार्यतः राज्य में विद्यमान परिस्थितियों की खास प्रवृत्ति की रचनात्मक अनुक्रिया होनी चाहिए। जिला योजना में काफ़ी लचीलापन होना चाहिए ताकि जिला योजना के वैचारिक ढांचे में समायोजन और संशोधन लागू किया जा सके। जिला योजना का कार्य क्षेत्र खुला होना चाहिए। इसमें जिले की सीमा से परे उपलब्ध सहबंधों को जो है स्वीकार करना चाहिए। जिला योजना के घटक क्या हैं, तो जिला योजना के घटक जो हैं वो स्थानिक घटक, आर्थिक घटक और सामाजिक घटक तथा प्रशासनिक घटक होते हैं। जिला योजना का स्थानिक घटक ऐसा होना चाहिए जो स्थान निर्धारण संबंधी रूपरेखा द्वारा विकास कार्यक्रमों की दिशा निर्देशन कर सके, वितरण न्याय सुनिश्चित कर सके और ग्रामीण शहरी ग्रामीण एकता और अविच्छिन्नता उत्पन्न कर सके। आर्थिक घटक जिला योजना का मुख्य भाग होता है।
जिला योजना की सफलता या असफलता प्रशासनिक घटक पर निर्भर करती है। अब बात करेंगे बहुस्तरीय योजना, जिसमें कि विकेंद्रीकृत और बहुस्तरीय योजना होती हैं। और विकेंद्रीकृत योजना में जो है योजना के निर्माण करने, अंगीकार करने, निष्पादन करने और पर्यवेक्षण करने संबंधी कार्य में क्षेत्रीय निकायों एवं स्थानीय उद्यमों को अधिक स्वतंत्रता दी जाती है। बहुस्तरीय योजना अनेक सुस्पष्ट जो है क्षेत्र के स्तरों और एजेंसी स्तरों का उपयोग, भली भांति समझे गए कार्यों के निष्पादन, उसी राज्य के क्षेत्र में कार्य संचालन तथा ऐसे क्षेत्र के निवासियों के बीच जो है कार्य संचालन होता है। विकेंद्रीकृत योजना के नीचे से ऊपर की ओर योजना निर्माण का द्योतक है तथा निचले तथा क्षैतिज स्तरों में राजनीतिक और आर्थिक प्राधिकार का विस्तार करती है। भारत में विकेंद्रीकृत योजना की बात करें तो वर्ष 1972 में महाराष्ट्र और 1980 के दशक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में विकेंद्रीकृत योजना की शुरुआत की। ठीक है, इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं में विकेंद्रीकृत योजना लागू करने का प्रयास किया गया। योजना का बहुस्तरीय ढांचा की बात करें तो भारत के संविधान के संघीय स्वरूप में योजना के कम से कम 2 स्तर, एक संघ और दूसरा राज्य होना चाहिए। बहुलतावादी सामाजिक आर्थिक परितंत्र के फलस्वरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था और कुछ राज्यों के विशाल आकार को ध्यान में रखते हुए उपराज्य स्तर और लघु स्तरों पर भी योजना बनाना आवश्यक है। अब योजना के स्तर और प्रकार की बात करेंगे तो योजना स्तर एक कॉलम में, इसके बाद राजनीतिक अथवा प्रशासनिक क्षेत्रीय समतुल, इसके बाद अमूर्त क्षेत्रीय, और फिर योजना की अवधारणा क्या क्या है। तो देखिए, योजना का स्तर है जैसे बृहद स्तर या राष्ट्रीय योजना जो होती है राष्ट्र के समतुल होता है, और इसमें जो है केंद्रीय योजना, नीति योजना, क्षेत्र की योजना टाइप की आती है। ठीक है, दूसरा है मध्य स्तर यानी कि उपराष्ट्रीय योजना या फिर राज्य योजना। ठीक है, तो इसके अंदर ये राज्य के अंतर्गत होता है। इसमें राज्य संसाधन क्षेत्र, नदी घाटी, महानगर क्षेत्र आदि आते हैं, और इसमें राज्य योजना, क्षेत्रक बजट संबंधी योजना, क्षेत्रीय योजना, नगर और ग्राम योजना आदि जो है सम्मिलित होते हैं। तीसरा है लघु स्तर या विकेंद्रीकृत योजना। ठीक है, जो कि जिला से संबंधित होता है, और इसमें क्षेत्र होता है जिला योजना क्षेत्र विकास से संबंधित। ठीक है, और इसी के अंतर्गत खंड और ग्राम यानी कि जिला, खंड और ग्राम 3 टाइप के लघु स्तर योजनाएं होती हैं। तो खंड में जो उप क्षेत्र, लघु क्षेत्र या स्थानीय क्षेत्र आता है, इसमें लघु स्तर योजना और खंड स्तर योजना बनाई जाती है। ग्राम में जो है ग्राम उत्पादन योजना और लक्ष्य समूह हेतु योजना जो है निर्माण किया जाता है। अब इसके बाद जिला योजना की प्रक्रिया की बात करें तो जिला योजना की प्रक्रिया 4 प्रावस्थाएं होती हैं। पहला योजना पूर्व अवस्था, दूसरा योजना निर्माण प्रावस्था, तीसरा है कार्यान्वयन प्रावस्था और चौथा है निगरानी एवं मूल्यांकन प्रावस्था। ठीक है, अब इसमें जो है योजना पूर्व प्रावस्था की बात करें तो जिला योजना आरंभ करने से पहले निम्नलिखित कार्रवाई की जानी चाहिए। पहला, जिला योजना के कार्य क्षेत्र एवं विषयों का निर्धारण करना चाहिए। समुचित मानदंड के अनुसार राज्य के जिले को संपूर्ण योजना राशि में से जो है राशि का आवंटन करना चाहिए। विकेंद्रीकरण हेतु कुछ प्रशासनिक उपाय करना चाहिए। उपयुक्त जिला योजना एवं तंत्र स्थापित करना चाहिए। कार्मिकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य स्तर पर जिला नियोजन इकाई की स्थापना भी करना चाहिए। तो ये कुछ कार्य हो गए। इसके बाद अब हम योजना निर्माण प्रावस्था की बात करेंगे। तो योजना निर्माण प्रावस्था के चरण जो है निम्नलिखित चरण होते हैं। पहला है जिला योजना के मुख्य उद्देश्यों का प्रतिपादन करना। जिला योजना हेतु आंकड़ों का संकलन। बुनियादी उद्देश्यों के संबंध में जिले की रूपरेखा तैयार करना। इसके बाद जिला योजना की मुख्य कार्यनीति तैयार करना। निर्धारित कार्यनीति के संदर्भ में मौजूदा कार्यक्रमों और परियोजनाओं का विश्लेषण करना आदि होता है। कार्यान्वयन प्रावस्था की बात करें तो ये जो है इस परियोजना में क्षेत्रक दृष्टिकोण को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। इसके बाद निगरानी और मूल्यांकन। तो जिला योजना की प्रगति की निगरानी यह देखने के लिए आवश्यक है कि क्या इसमें सम्मिलित की गई परियोजनाएं अथवा स्कीमें उसी आधार पर कार्यान्वित की जा रही हैं जिस पर इन्हें बनाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें जरूरी है निगरानी करने के लिए। ठीक है, जिला योजना जो है किसी विशेष प्रकार की समस्याओं पर आगे मार्ग निर्देशन के लिए इसका मूल्यांकन जो है आवश्यक होता है। परिप्रेक्ष्य जिला योजना की बात करें तो ये जो है परिप्रेक्ष्य जिला योजना का उद्देश्य जो होता है वो होता है जिले का दीर्घकालीन विकास होना चाहिए। ठीक है, विकास में क्षेत्रीय असमानताएं कम करने के लिए 10 से 15 वर्षों में परिप्रेक्ष्य जिला योजना की आवश्यकता होती है। परिप्रेक्ष्य जिला योजना के व्यापक ढांचे के अंतर्गत जो है जिले की पंचवर्षीय योजना बनाया जाता है। वार्षिक जिला योजना क्या है तो वार्षिक जिला योजना राज्य स्तर पर वार्षिक योजना और बजट से जुड़ा हुआ संक्रियात्मक कार्यक्रम होता है। वार्षिक जिला योजना में विचाराधीन वर्ष के जिला स्तर पर प्रस्तावित कार्यक्रमों के स्थानिक विकास और विषम स्तरीय तथा सम स्तरीय संबंध जो है तैयार किया जाता है।
खंड स्तर योजना की बात करें तो इसका अर्थ और क्षेत्र जान लेते हैं। तो खंड योजना का अर्थ होता है निर्धारित समय सीमा, चाहे यह 1 वर्ष की हो या 5 वर्ष या इससे ज़्यादा समय की हो, के भीतर खंड के विकास की योजना बनाना होता है। खंड विकास योजना के 2 प्रमुख घटक हैं, पहला क्षेत्र विकास घटक और दूसरा लक्षित समूहों हेतु लाभार्थी मूलक कार्यक्रम। लाभार्थी मूलक कार्यक्रमों का जो उद्देश्य समाज के कुछ अत्यधिक सुविधा वंचित भाग को सीधे सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। खंड योजना का उद्देश्य जो होता है जहाँ तक संभव हो राष्ट्रीय योजना के उद्देश्य से मिला जुला होना चाहिए। खंड योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। अब इसमें जो है क्षेत्र में अत्यधिक विकास, सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार और आय में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। विकास लाभ का समतामूलक वितरण करना भी उद्देश्य। क्षेत्र में आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचना का निर्माण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पहुंच पर विस्तार करना, क्षेत्र में गरीब एवं पीड़ित लोगों के हितों को सुरक्षित करने के लिए संस्थाओं या संगठनों का निर्माण करना, क्षेत्र में समता आधारित संरचना के निधि स्वामित्व को प्रोत्साहन देना, तकनीकी उन्नयन, उत्पादकता में वृद्धि और कौशल बढ़ाने में योगदान देना। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य रहा है। क्षेत्र विकास के लिए खंड योजना संसाधन विकास हेतु योजनाएं जो होती हैं, तो उसमें कौन कौन सी योजना शामिल, तो उसमें कृषि क्षेत्र से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। कृषि संबंध क्षेत्र जैसे कि वानिकी, बागवानी, पशुपालन आदि शामिल होते हैं। उद्योग हैं और अवसंरचना सुविधाएं आदि जो है इसमें शामिल योजनाएं हैं। ग्राम स्तर योजना की बात करें तो इसमें जो है ग्राम पंचायत ग्राम विकास से संबंधित कई विषयों पर कार्य किया जाता है और ये विषय निम्नलिखित हैं। पहला है भवन निर्माण के नियमन, सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण से रक्षा, पुराने पेयजल स्रोतों को बनाए रखना, ठोस कचरे का एकत्रीकरण एवं समापन, तरल कचरे का समापन का निर्धारण करना, पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखना, सार्वजनिक बाजारों की व्यवस्था, रोग वाहकों का नियंत्रण, सड़कों एवं अन्य सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा, गलियों में रोशनी की व्यवस्था, प्रतिरक्षण कार्यक्रम, कृषि संबंधी कार्यक्रम, ये सारी जो है इसके क्या कहते हैं कि कार्य होते हैं ग्राम स्तर योजना के। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ शब्दावलियाँ जैसे कि सगामी मूल्यांकन। सगामी मूल्यांकन जो है परियोजना के कार्यान्वयन के साथ साथ मूल्यांकन को सगामी मूल्यांकन कहा जाता है। विकेंद्रीकृत योजना जो है विकेंद्रीकृत योजना, तो ये कई स्तरों पर योजना न कि केवल शीर्ष स्तर पर अर्थात केंद्र पर हो। ठीक है, वितरणात्मक न्याय क्या कहते हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय के विकास के लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को पहुँचे, तो उसको वितरणात्मक न्याय कहा जाता है। आर्थिक आधार गुणांक क्या कहेंगे, तो क्षेत्रीय गुणक के रूप में प्रयुक्त शब्द जिसमें समग्र अर्थव्यवस्था पर क्षेत्र के आर्थिक आधार में परिवर्तनों के प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्याशित मूल्यांकन की बात करें तो वास्तविक या मुख्य कार्य शुरू करने से पहले किया गया मूल्यांकन अर्थात वास्तविक परियोजना चालू करने से पहले। ठीक, ये होता है प्रत्याशित मूल्यांकन। यथार्थ मूल्यांकन की बात करें तो कार्य समापन के बाद किया गया मूल्यांकन अर्थात परियोजना यानी कि कुछ या सभी प्रावस्थाएं पूरी होने के बाद के कार्यान्वयन का किया गया मूल्यांकन होता है यथार्थ मूल्यांकन। प्रवाह जो होता है वह समय की इकाई की अवधि के दौरान का उत्पादन को प्रवाह कहते हैं। समृद्धि जो होता है वह उत्पादन अथवा समय की प्रति इकाई संख्या में समृद्धि जो होता है उसे कहा जाता है। वृद्धि ध्रुव केंद्र, तो क्षेत्र में त्वरित समृद्धि करने वाले ध्रुवों के रूप में कार्य करने वाले नोडल केंद्रों पर सृजित जो समृद्धि होती है उसे वृद्धि ध्रुव केंद्र कहा जाता है। आदान प्रदान मॉडल क्या होता है, तो ऐसा आर्थिक मॉडल होता है जो उत्पादों का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के आदानों की क्षमता पर आधारित हो। ठीक है, आदानों के उपयोग द्वारा सृजित की गुणवत्ता आदान उत्पादन अनुपात द्वारा दर्शाई जाती है। वृद्धि पूंजी उत्पाद अनुपात, यह जो है पूंजी की वो राशि होती है जिसके फलस्वरूप एक इकाई द्वारा उत्पादन बढ़ता है। गुणक, तो यह अर्थशास्त्र का जो शब्द होता है जिसका अर्थ अर्थव्यवस्था में शुरू किया गया कोई भी निवेश आमतौर पर अपने से अधिक अनुपात से आय में अधिक वृद्धि उत्पन्न करता है। इसका अभिप्राय यह है कि आप अपने मूल निवेश के कुछ गुणा बढ़ती है। ठीक है, गुणक का मूल किए गए निवेश को जो कोट या स्वरूप पर निर्भर करता है। ध्रुवीकृत विकास की बात करें तो दो विरोधी गुणों का विकास जो होता है उसे ध्रुवीकृत विकास कहा जाता है। परियोजना की बात करें तो परस्पर संबद्ध कार्यकलापों का समयबद्ध पैकेज को परियोजना कहा जाता है। तो ये हो गया योजना की बात। अब हम बात करेंगे प्रबंधन के बारे में। ठीक है,
शुरुआत में ही बताया था कि जो है ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन के दो भाग हैं। पहला है योजना, दूसरा है प्रबंधन। तो योजना की विकास के बारे में हो गया। अब हम देखेंगे प्रबंधन के सारे डिटेल में, ठीक है। तो प्रबंधन भाग में ग्राम विकास परियोजनाओं के प्रबंधन में जो है मुद्दा, परियोजना आयाम, पहचान एवं निर्माण, परियोजना मूल्यांकन, उसमें तकनीकी व्यवहार्यता, आर्थिक व्यवहार्यता, वित्तीय व्यवहार्यता, परियोजना कार्यान्वयन और विकास परियोजनाओं की निगरानी और परियोजना मूल्यांकन शामिल होता है। अब ग्राम विकास परियोजनाओं के प्रबंधन में मुद्दे की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले प्रबंध अवधारणा देखेंगे। तो प्रबंध एक सार्वदेशिक प्रक्रिया है। यह केवल कारखाने अथवा दुकान या कार्यालय तक ही सीमित नहीं होता है। यह सभी संगठनों में क्रियात्मक बल होता है और निर्धारित उद्देश्यों की जो है प्राप्त करने की कोशिश करता है। प्रबंध व्यावसायिक संगठनों के लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना सरकारी उद्यमों और विकास के लिए होता है। प्रबंध एक बहुप्रयोजनीय अंग है जो व्यापार का प्रबंध करता है, प्रबंधक का प्रबंध करता है और कामगार तथा कार्य का भी प्रबंध करता है। प्रशासन एवं प्रबंध में अंतर देखेंगे तो प्रशासन जो होता है वो प्रभावी निर्देशन सुनिश्चित करता है और प्रबंध जो है प्रभावी कार्य निष्पादन सुनिश्चित करता है, ठीक है। संगठन की युक्ति जो है निकालता है प्रशासन और संगठन का उपयोग जो करता है वो होता है प्रबंध। प्रशासन जो है लक्ष्यों को निर्धारित करता है और प्रबंध जो है लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। प्रशासन जो है वित्त, उत्पादन और वितरण का समन्वय करता है और प्रबंध जो है लक्ष्य पूरा करने के लिए अन्य के कार्यों का समन्वय भी करता है। प्रशासन मार्ग निर्देशन, नेतृत्व प्रदान करता है और नियंत्रण करता है, ठीक है। जबकि प्रबंधन जो है वो लोगों के साथ काम करके काम करवाता है और संगठित तरीके में अन्य संसाधनों का भी प्रयोग करता है। प्रबंध की प्रक्रिया की बात करें तो विशिष्ट प्रकार की प्रबंध प्रक्रिया के निम्नलिखित मूल कार्य होते हैं, जैसे कि योजना बनाना, संगठन करना, स्टाफ की व्यवस्था करना, निर्देश देना, इसके बाद नियंत्रण करना, समन्वय करना, रिपोर्ट तैयार करना, बजट बनाना और नियंत्रण कार्य, ठीक है, नियंत्रण कार्य करना। तो ये सारे प्रक्रियाएं होती हैं प्रबंध की। अब योजना बनाना भविष्य के लिए होता है और संगठन की दिशा को निर्धारित करता है। यही एक प्रकार की संगठित दूरदृष्टि सुधारात्मक पुनर्विलोकन भी होता है। संगठित करना में जो है निम्नलिखित शामिल है। पहला, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यों का निर्धारण करना। संचालनीय इकाइयों में कार्यकलापों का समूह, कार्यकलापों के ऐसे समूहों को प्रबंधकों को जो है सौंपना होता है। स्टाफ व्यवस्था प्रबंधकीय और गैर प्रबंधकीय दोनों स्तरों पर उपयुक्त कार्यबल को लेने एवं बनाए रखने का प्रकार होता है। निर्देशन कार्य वांछित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में किए जाने वाले नेतृत्व, संप्रेषण, अभिप्रेरणा और पर्यवेक्षण से संबंधित होता है। किसी संगठन के विभिन्न विभागों को प्रदत्त प्रबंधन संबंधी कार्यकलापों को उनके उद्देश्यों के दृष्टिकोण से समन्वय की आवश्यकता होती है। प्रभावशाली और समय से कार्य निष्पादन के लिए प्रबंधन को एक अच्छी रिपोर्ट प्रणाली बनानी चाहिए। बजट बनाना संगठन के कार्यों के लिए संसाधनों के आवंटन को दर्शाता है। घटनाएं पूर्व नियोजित पथ से विचलित नहीं हो, इसलिए नियंत्रण आवश्यक होता है। ग्राम विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन के बारे में देखेंगे तो प्रबंधन के मुख्य कार्यों में एक है प्रभावी कार्य निष्पादन और दूसरा है कार्यान्वयन, ठीक है। कार्यान्वयन को एक ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जिसके द्वारा जो है कात्यपीय निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से योजनाबद्ध तरीके से पूर्व निर्धारित कार्यकलापों का समूह जो है पूरा किया जाता है। कार्यान्वयन की प्रावस्थाएं की बात करें तो इसकी दो उप प्रावस्थाएं होती हैं। पहला है प्रचालन पूर्व प्रावस्था और दूसरा प्रचालन प्रावस्था। प्रचालन पूर्व प्रावस्था तब शुरुआत होता है जब व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी हो जाती है और वित्त की व्यवस्था होती है। परियोजना के विभिन्न घटकों को स्थापित होने तथा उनका काम आरंभ होने के बाद प्रचालन पूर्व अवस्था जो है समाप्त होती है। प्रचालन प्रावस्था में परियोजना संप्रबंध के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, समय पर परियोजना पूरी करना और दूसरा अपेक्षित लागत के अंदर परियोजना पूरी करना। कार्यान्वयन का प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो इसके कई कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, तो उसमें से कुछ निम्न हैं। ग्राम विकास प्रबंध के लिए तकनीकी कारकों के ज्ञान और उन्हें व्यवस्थित रखने के तरीकों की भी जानकारी होनी आवश्यक है। आर्थिक और वित्तीय कारक ऋण, आर्थिक सहायता, मूल्य निर्धारण, संसाधनों का विकल्प आदि को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित होता है। वाणिज्यिक कारक उत्पादनों का विपणन और आदानों की आपूर्ति से संबंधित है।
सामाजिक सांस्कृतिक कारक में परंपरा, जात, नातेदारी, पैटर्न, सामाजिक प्रथाएं आदि शामिल हैं। राजनीतिक कारकों में शक्ति संरचना, प्रभावशील समूह, नेतृत्व, पैटर्न आदि शामिल होता है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन उस सीमा तक प्रभावित होंगे जिस सीमा तक संगठनात्मक प्रबंधकीय उद्देश्य कार्य स्पष्ट रूप से निर्धारित किए होंगे। परियोजना के कार्यक्रम में कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी का बहुत महत्व है, इसलिए परियोजना का लक्ष्य लोगों की भागीदारी प्राप्त करना भी होना चाहिए। कार्यान्वयन में अनेक एजेंसियां शामिल होती हैं, इसलिए क्षैतिजिक ऊर्ध्वाधर दोनों समाकलन एवं संयोजन अत्यंत आवश्यक होता है। कार्यान्वयन में देरी, इसके बारे में देखेंगे तो परियोजना की कार्यान्वयन व्यवस्था में आने वाली सबसे मुख्य समस्या है कार्य निष्पादन में देरी। ठीक है, कार्य निष्पादन में देरी के आंतरिक कारण निम्नलिखित होते हैं। गलत और अपर्याप्त सूचना पर आधारित अपर्याप्त योजना तैयार करना, अपर्याप्त वित्त व्यवस्था, अनुपयुक्त प्रौद्योगिकी के चयन, कार्यकारी विभागों के बीच समन्वय की कमी, शक्ति के प्रत्यायोजन का अभाव, उत्तरदायित्व पर अधिक बल, कमजोर औद्योगिक संबंध, एजेंटों का गलत चयन, लोगों की सहभागिता का अभाव, ये सारे जो होते हैं इसके कारण होते हैं, ये पूरा ना होना या देरी होने के कारक। ठीक है, कार्यान्वयन में देरी के बाहरी कारक निम्नलिखित की बात करें तो आदानों की समस्या, परिवहन समस्या, वरिष्ठ स्तर पर प्रशासन में बार बार परिवर्तन करना, ये सारे जो है बाहरी कारक के अंतर्गत आते हैं। परियोजना आयाम, पहचान और निर्माण। परियोजना का पहला आयाम है कार्यकलाप समूह या कार्यकलाप का वह स्वरूप जिससे यह संबद्ध है। यह प्रत्येक व्यक्ति द्वारा स्वीकृत सबसे अधिक आधारभूत आयाम है। किन्हीं भी समूहों में परिवर्तन या संशोधन के फलस्वरूप परिवर्तन की दिशा का मूल्यांकन उचित ढंग से किया जाना आवश्यक होता है तथा इसकी पहचान तथा संशोधन करते समय परिणामी कार्यविधि का अनुसरण भी करना होता है। परियोजना एक निश्चित कालावधि में कातिपीय सामाजिक वर्ग के विकास के लिए योजनाबद्ध हस्तक्षेप होता है, इसलिए संभावित लाभार्थी वर्ग के हित परियोजना का एक आयाम बनता है। परियोजना में पूंजी संरचना के फलस्वरूप वित्तीय हित भिन्न भिन्न हो सकते हैं। परियोजना में अंशदाताओं के शेयर के अनुसार हित भी भिन्न भिन्न होंगे। पूंजी संरचना निर्धारण परियोजना में निजी क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित निवेश में शेयर द्वारा किया जाता है, इसलिए पूंजी संरचना परियोजना का महत्वपूर्ण आयाम होता है। अब परियोजना पहचान की प्रक्रिया की बात करेंगे। तो परियोजना की पहचान की प्रक्रिया विचार की अवधारणा से शुरू होती है, जिसके लिए निम्न कारणों पर विचार किया जाता है। पहला है भौतिक अवस्थिति, विन्यास, संरेखण आदि सहित इसकी तकनीकी विशेषताएं, कच्चे माल एवं ऊर्जा की वास्तविक तथा संभावित उपलब्धता, अपेक्षित मुख्य जनशक्ति, संभावित परियोजना द्वारा उत्पादित माल या सेवाओं की स्थानीय मांग आदि होती है। परियोजना निर्माण की प्रक्रिया के बारे में देखेंगे तो परियोजना निर्माण के समय पहचान किए जाने वाले परियोजना की क्षेत्र विशेषताओं के ब्यौरे होते हैं। परियोजना निर्माण में निम्नलिखित पहलुओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। परियोजना विवरण, घटकों के ब्यौरे यानी कि कार्य और सामान्य सुविधाएं, परियोजना की प्रावस्था का निर्धारण, लागत अनुमान एवं वित्त पोषण, उत्पादन, बाजार और वित्तीय संभावनाएं, लाभ और औचित्य आदि। अब इसके बाद विस्तृत रिपोर्ट परियोजना के बारे में बात करेंगे। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR के बारे में बात करेंगे। तो विश्व बैंक के अनुसार अनुभव के आधार पर सामान्य कृषि परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एकल स्पेस पर टंकित प्रति के लगभग 25 पृष्ठों की होनी चाहिए। सम्मिलित ग्राम विकास के लिए रिपोर्ट 50 पृष्ठों से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यह कुछ रिपोर्ट DPR के उसके बारे में बताया जा रहा है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सारांश एवं निष्कर्ष अनुभाग में बहुत संक्षेप में परियोजना के अनिवार्य तत्व दिए जाने चाहिए। इसके बाद प्रस्तावना अनुभाग में परियोजना की कल्पना के उद्भव और विस्तृत परियोजना की रिपोर्ट तैयार करने की उत्तरदायी जो है एजेंसियों का उल्लेख होना चाहिए। पृष्ठभूमि भाग जैसे पर्यावरण, जैसे कि प्राकृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक के संबंध में परियोजना की रूपरेखा देने के लिए होता है। परियोजना का तर्काधार भाग में पहले चर्चा की गई प्रक्रिया पर आधारित महत्वपूर्ण चर्चा दी जानी चाहिए। संगठन एवं प्रबंधन विभाग में परियोजना के भिन्न भिन्न पहलुओं के लिए कार्यान्वयन और परिवीक्षण एजेंसियों का वर्णन भी होना चाहिए। अब हम परियोजना क्षेत्र के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके कुछ प्रकार दिए गए हैं, डिवाइड किया गया है चार्ट द्वारा, तो इसको देखेंगे। परियोजना क्षेत्र की बात करें तो इसमें देखिए भौतिक क्षेत्र है,
आर्थिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, आधारिक संरचना है और इसके बाद संरचना आता है। ठीक है, भौतिक क्षेत्रों में जो है भौगोलिक अवस्थिति की बात होती है। ठीक है, जलवायु की बात होती है, भू स्थलाकृति होती है और जल संसाधन होता है। आर्थिक क्षेत्र में जो है कृषि और पशुधन संसाधन की बात होती है, भूमि और उपयोग का पैटर्न है। इसके बाद आदान आपूर्ति और उत्पादक मार्केट है, अन्य आर्थिक कार्यकलाप है। ठीक है, इसके बाद सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो पट्टेदारी और जोत का आकार है, जनसंख्या प्रवासन है, सामाजिक सेवाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा तथा अन्य चीज़ें सामाजिक क्षेत्र में आती हैं। आधारित संरचना क्षेत्र में की बात करें तो उसमें सड़कें, बिजली और संचार आता है। और संरचना में बात करें तो फाइनेंशियल और मार्केट 2 टाइप के संरचना के क्षेत्र में आते हैं। तो ये परियोजना क्षेत्र के चार्ट हो गया। अब हम बात करेंगे परियोजना मूल्यांकन तकनीकी व्यवहार्यता के बारे में। तो विकास परियोजना की पहली आधारभूत सार्वदेशिक विशेषता ये है, तकनीकी संबंध खाद्य उत्पादों में खाद्य आदानों की भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया को जो है परियोजना की यह विशेषता अपरिवर्तनीय है और भले ही परियोजना कहीं भी स्थित हो, कोई भी इसका वित्त पोषण करे या इससे लाभ प्राप्त करे। अब मुख्य विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। तो प्रक्रिया में रूपांतरित आदानों का एक दूसरे से परिणामी उत्पादों से भी निश्चित संबंध होता है और ये दोनों जो है संबंध कारक और कारक उत्पाद के संबंधों के रूप में जो है जाना जाता है। उत्पाद की एक से अधिक इकाइयों के लिए प्रक्रिया का स्तर या पैमाना जो है तदनुसार बढ़ाया जाता है। ठीक है, भौतिक रूपांतरण के कई कार्य होते हैं जहां और जब प्रक्रिया का पैमाना बढ़ाया जाता है तो उत्पाद समानुपातिक रूप से बढ़ाया जाता है, परंतु आदानों में जो है बचत होती है। ठीक है, आर्थिक व्यवहार्यता की बात करें तो आर्थिक व्यवहार्यता विश्लेषण परियोजना विकल्पों की आर्थिक कार्यक्षमता का जो है परिमाणात्मक आकलन जो है परिमाणात्मक जो है आकलन होता है। ठीक है, आर्थिक विश्लेषण में वित्तीय अथवा आर्थिक औचित्य के आधार पर विकल्पों की तुलना करने तथा उनमें से किसी एक के चयन की तकनीकों को अपनाया जाता है। आर्थिक कार्यकुशलता की बात करें तो आर्थिक कार्यक्षमता की व्युत्पत्ति परियोजना और आदानों और उत्पादों के प्राथमिक वर्गों से भी होता है। आर्थिक कार्यकुशलता मापदंड क्योंकि एक व्युत्पन्न मूल्य अवधारणा होती है, इसलिए यह एक संबंध का प्रतिनिधित्व भी करता है। वित्तीय व्यवहार्यता क्या होती है? तो सामान्यतः वित्तीय व्यवहार्यता को परियोजना की अनिवार्यता अथवा देयताओं से निपटने या पूर्ति की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वित्तीय व्यवहार्यता की 3 मुख्य विशेषताएं हैं। पहला है वाणिज्यिक दृष्टिकोण, दूसरा है आंशिक वाणिज्यिक दृष्टिकोण और तीसरा है नकदी प्रवाह जो है विवरण। ठीक है, वित्तीय व्यवहार्यता के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले 3 संकेतक हैं। पहला है भुगतान वापसी अवधि, दूसरा है निवेश पर औसत प्रतिलाभ और तीसरा है प्रतिलाभ की वित्तीय दर। ठीक है, तो 3 जो इसके सर्वाधिक जो है संकेतक हैं जो कि वित्तीय व्यवहार्यता में प्रयोग किए जाते हैं। अब परियोजना कार्यान्वयन की बात करें उसमें कार्यकलाप योजना या नेटवर्क विश्लेषण होता है। तो इसके बारे में देखें तो प्रत्येक ग्राम विकास परियोजना का कार्यान्वयन समय अनुसूची की सहायता से होना चाहिए और लागत वृद्धि न्यूनतम करने के तथा अतिरिक्त समय न देने के लिए प्रभावी प्रबंध होना चाहिए। प्रबंध की प्रक्रिया में सामान्यतः संगठित करने, स्टाफ की व्यवस्था करने और निर्देश देने संबंधी कार्य होते हैं। प्रबंध का पहला कार्य योजना जो है निर्माण है। योजना निर्माण कार्य के निम्नलिखित सोपान है। ठीक है, परियोजना के अधीन किए जाने वाले कार्यों की सूची तैयार करना, कार्यकलापों के तार्किक क्रम का निर्धारण करना। इसके बाद परियोजना में जो है प्रत्येक कार्यकलाप हेतु अपेक्षित समय की निश्चित समय अवधि का अनुमान, प्रवाह आरेख के रूप में कार्यकलापों का संयोजन। ठीक है, इसके बाद प्रवाह आरेख का विश्लेषण, नेटवर्क विश्लेषण में प्रतीकों, अग्रवर्ती या पश्चवर्ती संचालनों आदि का प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क विश्लेषण के 2 भाग हैं, पूर्वतम कार्य संपन्न समय और अद्यतन कार्य संपन्न समय। विकास परियोजनाओं की निगरानी की बात करें तो निगरानी मूलतः तत्काल सूचना प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराकर प्रबंधकीय निर्णय का साधन है। यह प्रारंभिक समस्याओं का पता लगाने तथा पिछड़ रहे क्षेत्रों के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करने में सहायता करता है। यह परियोजना की चालू परिस्थिति का आलोचनात्मक जो है मूल्यांकन भी प्रदान करता है। सूचना प्रणाली किसी भी समयावधि सुधारों तथा प्रबंधकीय निर्णयों के लिए परियोजना के संबंध को जो है सूचना की आवश्यकता होती है। निगरानी के लिए सूचना का विश्लेषण भी होना चाहिए और
विश्लेषण में परियोजना की प्रस्तुति को निष्कर्ष होना चाहिए। परियोजना निगरानी के लिए अपेक्षित सूचना में जो है निम्नलिखित मानदंड पूर्ति होनी चाहिए। अब उसमें पहला है सूचना विश्वसनीय हो। सूचना उस विशेष परिस्थिति से संगत होनी चाहिए जिसकी निगरानी की गई है। सूचना समय पर उपलब्ध होनी चाहिए। इसके बाद सूचना तालिका अथवा फॉर्मेट में भी होनी चाहिए। परियोजना मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन आधुनिक प्रबंधन प्रणाली का महत्वपूर्ण प्रकार्य होता है। मूल्यांकन के द्वारा जो है कार्यक्रम के प्रभाव से उल्लिखित उद्देश्यों के बारे में जो है पता चलता है। जब परियोजना के वितरण भविष्य के लिए आकलित किए जाते हैं तो पूर्व मूल्यांकन पूर्ववर्ती मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन मूल रूप से पश्चवर्ती प्रकार होता है। जब परियोजना कार्यान्वित की जा चुकी होती है तब संबंधित कार्यकलाप पूरे हो चुके होते हैं, तब जो इसका मूल्यांकन का कार्य आता है। ठीक है, मूल्यांकन के अभिप्राय यानी कि अर्थ इसका क्या है, तो मूल्यांकन जो है नीति निर्माताओं को विभिन्न कार्यक्रमों तथा उनकी सुसंगतता संपूर्ण विकास उद्देश्य और कुशलता प्रभावकारिता एवं प्रभाव का निर्धारण करने में जो है सहायता करता है। ठीक है, यह भविष्य में कार्यक्रमों को जो है और अच्छे ढंग से तैयार करने और प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन में जो है सहायता करता है। मूल्यांकन जो वर्तमान निर्णय एवं कार्यक्रम अभिरुचियों की लंबी अवधि तक की मंशाओं का निर्धारण में जो है सहायता करता है। मूल्यांकन के उद्देश्य की बात करें तो उल्लिखित उद्देश्य लक्ष्यों एवं की जाने वाली कार्रवाई के संबंध एवं गुणात्मक तथा परिमाणात्मक पहलुओं की जो है उन्नति का माप करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। आदानों के उत्पाद में परिवर्तन एवं प्रबंध उपकरणों की कुशलता की प्रक्रिया एवं कुशलता का निर्धारण करना भी उद्देश्य रहा है। किसी भी प्रक्रिया की तेज गति को तेज और मंद करने के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान करना, निर्णय निर्माताओं का पुनर्निर्वेशन यानी कि फीडबैक देना, जिससे नीति कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं परिचालन पहलुओं में जहाँ कहीं भी आवश्यक हो संशोधन करने में सहायता मिल सके। ठीक है, आयाम क्या होता है, तो मूल्यांकन को अब संपूर्ण योजना प्रणाली का अभिन्न अंग तथा विकास प्रशासन का मुख्य घटक माना जाता है। मूल्यांकन कार्य निष्पादन अथवा उपलब्धि का लेखा परीक्षा होता है जो कार्यक्रम निर्माण कार्यान्वयन एवं प्रभाव से जुड़े कार्यकलापों के समूचे विस्तार का निर्धारण करता है। पूर्वानुमानित परिणामों के प्रेक्षित परिणामों की तुलना भी करता है। मूल्यांकन के संबंध की बात करें तो मूल्यांकन का संबंध जो निम्नलिखित बातों से होता है। मूल्यांकन का संबंध परिणाम या उत्पाद के निर्धारण से है और यह कार्यक्रम की समाप्ति पर किया जाता है। कभी कभी मूल्यांकन का महत्वपूर्ण कार्य परियोजना कुशलता की माप करना भी होता है। परियोजना की कुशलता के दो मापदंड हैं। पहला है लागत कुशलता को लागत की प्रति इकाई उत्पाद के रूप में व्यक्त करना। दूसरा है परियोजना प्रभावकारिता की माप को प्रयास की प्रति इकाई उत्पाद के रूप में मापना। कभी कभी मूल्यांकन उद्देश्य मूलक होता है जिसमें उस आधारित उद्देश्य पर बल दिया जाता है जिसके लिए परियोजनाएं प्रारंभ की जाती हैं। उद्देश्य मूलक मूल्यांकन दो प्रकार के होते हैं, रूपात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक जो है मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन के लिए पूर्व शर्तें क्या क्या होती हैं, तो परियोजना के उद्देश्यों का स्पष्ट विनिर्देशन एवं इसके संभावित प्रभाव, परिणामों की तुलना के लिए मानदंड की व्यवस्थापना, आंकड़ा संग्रहण एवं विश्लेषण की तकनीक का चुनाव करना। मूल्यांकन के लिए 5 मानदंडों को अपनाया जाता है जो हैं प्रयत्न यानी कि प्रयास, कार्य निष्पादन, पर्याप्तता, कुशलता और प्रक्रिया। ठीक है, ये 5 मानदंड हैं। अब कुछ प्रमुख शब्दावलियों के बारे में जान लेते हैं। तो मूल्यांकन क्या है, बहुत बार शब्द आया है। तो मूल्यांकन जो होता है वो प्रस्तावित परियोजना के मूल्य, गुणवत्ता अथवा स्थिति ब्यौरे आदि को तैयार करने का जो कार्य होता है उसे मूल्यांकन कहते हैं। प्रत्याशित की बात करें तो परियोजना को वास्तव में प्रचालित किए जाने से पहले की अवधि को प्रत्याशित कहा जाता है। योजना की समय सीमा क्या है, तो ये जो है योजना अवधि की सीमा होती है। उदाहरण के लिए 7वें पंचवर्षीय योजना की सीमा जो थी वो 1990 थी, वर्ष 1990 थी। ठीक है, परियोजना चर क्या है, तो परियोजनाएं भिन्न रूप में एक से अधिक उत्पाद दे सकती हैं। तकनीकी व्यवहार्यता शब्द क्या है, तो ये जो है भौतिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसमें काव्यीय उत्पादों का निर्माण काव्यीय आदानों से होता है। पूंजी संरचना क्या है, तो विभिन्न एजेंसियों द्वारा निवेश में जो शेयर होता है उसे पूंजी संरचना कहा जाता है। केंद्रीय स्थान शब्द क्या होता है, तो मुख्य भौतिक और संस्थागत आधारित संरचना सुविधाओं की अवस्थिति को केंद्रीय संस्थान कहा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की बात करें तो प्रस्तावित
रिपोर्ट के बारे में ब्यौरों की जो है रिपोर्ट होती है उसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट कहते हैं। समृद्धि केंद्र की बात करें तो ऐसा स्थान जहां एक या अधिक आर्थिक गतिविधियां स्थित हैं और जो निकटवर्ती स्थानों की अपेक्षा तेजी से विकसित होता है उसे समृद्धि केंद्र कहा जाता है। परियोजना पहचान की बात करें तो विकल्पों को अस्वीकृत करने के बाद बुनियादी कल्पना का विस्तार करना, यह उस तकनीक से किया जाता है जो निवेश की कार्यनीति को वास्तविक निश्चित निवेश में बदलता है। अगला सब है आर्थिक व्यवहार्यता। व्यवहार परियोजना विकल्पों की आर्थिक कार्यक्षमता का परिणात्मक जो है आकलन होता है। लाभ लागत अनुपात की बात करें तो लाभ के वर्तमान मूल्य में लागत के वर्तमान मूल्य के अनुपात को लाभ लागत अनुपात कहते हैं। मूल्य ह्रास की बात करें तो लगातार इस्तेमाल, टूट फूट तथा पुराने पड़ने के कारण संपत्ति के मूल्य में कमी को मूल्य ह्रास कहा जाता है। बट्टा दर की बात करें तो वह दर जिस पर भावी मूल्य में कटौती की जाती है उसे जो है बट्टा दर कहा जाता है। आय की आंतरिक दर की बात करें तो वह बट्टा दर जिस पर शुद्ध वर्तमान मूल्य शून्य के समान निकलता है। ठीक है। सीमांत शब्द क्या है तो अंतिम अतिरिक्त इकाई सकारात्मक या नकारात्मक के संबंध में सीमांत शब्द प्रयोग किया जाता है। सुग्राह्यता तो सकारात्मक तथा नकारात्मक परिवर्तन के प्रभाव की मात्रा को सुग्राह्यता कहते हैं। छाया कीमत की बात करें तो वह कीमत जो आदानों तथा उत्पाद के वास्तविक स्रोत मूल्य को जो व्यक्त करे उसे जो है छाया कीमत शब्द कहते हैं। वित्तीय व्यवहार्यता शब्द क्या है तो परियोजना की क्षमता जिससे परियोजना की नकद अनिवार्यता या देयताओं की पूर्ति हो जाए। ठीक है। निवेश पर औसत प्रतिलाभ क्या है तो निवेश द्वारा उत्पादित औसत उत्पादन या कुल लाभ होता है। नकदी प्रवाह विवरण क्या होता है, परियोजना की प्रतिवर्ष की संभावित नकदी प्राप्ति और भुगतान को दर्शाने वाला रोकड़ जो खाता होता है उससे कहते हैं नकदी प्रवाह विवरण। प्रतिलाभ की वित्तीय दर क्या होता है तो नकदी प्रवाह विवरण से आंतरिक रूप से प्राप्त बट्टे की दर जिस पर निवेश का एनपीवी शून्य के बराबर होता है उसे प्रतिलाभ की वित्तीय दर कहा जाता है। भुगतान वापसी अवधि या आपूर्ति अवधि क्या है तो वह अवधि जिसमें परियोजना पर लगाया गया प्रारंभिक निवेश वसूल किया जाता है उसे जो है भुगतान वापसी अवधि कहा जाता है। तो यह था चैप्टर 3 ग्राम विकास योजना में प्रबंधन। अब उससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न है जो जानना जरूरी है क्योंकि उसका यही इस पूरे चैप्टर का ये सारांश है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है और वो कौन सा दिन है जिसको जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है तो वो दिन जो है वो है 15 नवंबर। ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा 15 नवंबर। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 9 सितंबर 2021 को किस मंत्रालय ने जन योजना अभियान 2021 सबकी योजना सबका विकास और वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया। ठीक है। तो ये किस मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया है तो ये किया गया है पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सितंबर 2021 में तीसरा राज्य खाद्य सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य को प्राप्त हुआ। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था वो गुजरात को प्राप्त हुआ था। तो गुजरात का आंसर इसका सही हो जाएगा सी पार्ट। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 6 अगस्त 2021 को भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया तो ये देखिए किया गया है उत्तराखंड में। ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड बी पार्ट हर्बल पार्क। ठीक है। पार्क से संबंधित या करंट अफेयर से संबंधित आप हमारे वीडियो स्पीडी का बुक जो है देख सकते हैं जिसको मैंने कराया हुआ है और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और पूरे 1 साल का है। ठीक है। 2021-22 यानी कि पूरा 1 साल का इसमें करंट अफेयर है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पार्क का उसमें विस्तृत रूप से दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2021 में भारत के किस राज्य में देश का पहला अनाज एटीएम स्थापित किया गया। देखिए ये भी जो है मैं पढ़ा चुका हूँ उस करंट अफेयर वाली बुक में जो स्पीडी का उसमें ये सारी चीज़ें मतलब डिटेल में दिया गया है। ठीक है। तो इसका आंसर से हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा के गुरुग्राम में जो है देश का पहला अनाज एटीएम स्थापित किया गया है। ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि को 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए किए जाने की योजना का प्रावधान ये किया गया है तो 30,000 था, अब इसको 40,000 करोड़ के दिया गया। ठीक है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा 40,000 करोड़।
क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की ABRY को मंजूरी दी और ये मंजूरी कब प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 2020 को। ठीक है, 9 दिसंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरुआत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो देखिए, कृषि क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर जो है कर दिया गया है 21-22 में, वो कर दिया गया है 16.5 लाख करोड़। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा 16.5 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि क्या होगी? ठीक है, ये पूछा गया है। देखिए, ये इसका आंसर हो जाएगा 2020 से लेकर 2023 तक इसकी अवधि रखी गई है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की। क्वेश्चन नंबर 10 है, 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, ये बताना। ठीक है, तो 15वां वित्त आयोग जो था उसका रिपोर्ट का शीर्षक बना था कोविड के दौरान वित्त आयोग। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा कोविड के दौरान वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी 2019 को किया गया, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इस योजना की यह शुरुआत जो है निम्नलिखित में से किस स्थान से हुआ है, यह बताना है। ठीक है, तो देखिए, इसमें ऑप्शन में दिया गया महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसका आंसर सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से जो है किसान सम्मान निधि योजना जो है शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में सत्य कथन की पहचान करना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसमें जो सो सही है ऑप्शन वो है ऑप्शन बी, योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना, ये गलत है। राज्यसभा का सांसद देश का कोई भी गांव का चयन कर सकता है, ये भी गलत है। ठीक है, राज्यसभा का सांसद नहीं, इसमें लोकसभा के सांसद के बारे में है। और योजना को 11 अक्टूबर 2015 को प्रारंभ किया गया था, ये भी इसके बारे में गलत है। अगला क्वेश्चन यही है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना कब चालू किया गया था? ठीक है, तो ये जो स्टार्ट किया गया था ये 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था, जो कि इसका ए पार्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो देखिए, इसमें से जो योजना है श्री निकेतन योजना, ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रारंभ किया गया था। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, श्री निकेतन योजना। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो है ये सर्वप्रथम देश के कितने पिछड़े जिलों में लागू किया गया था, ये बताना है। ठीक है, तो ये जो है सर्वप्रथम जब लागू किया गया था तो वो 200 पिछड़े जिलों में लागू किया गया था, तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा 200। ई गवर्नेंस योजना कब प्रारंभ किया गया? तो ई गवर्नेंस परियोजना जो थी इसको जो प्रारंभ किया गया है 2006 में। ठीक है, तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो ए पार्ट से हो जाएगा 2006। तो ये थे इसके कुछ क्वेश्चन जिसका विश्लेषण किया गया। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और अपना फीडबैक कमेंट में करके दे सकते हैं। और आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, चैप्टर नंबर 4 जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।